केवल यहां पर एक ऐसी चीज है फॉर्मेल्डिहाइड SeHO, कि वो गैस है और अच्छी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है और ये फॉर्मेल्डिहाइड ही गैस है और यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है, मोस्ट रिएक्टिव भी है। बाकी बाद में अगर चूंकि हम रिएक्टिविटी के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज़ का में डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर उसको ज़्यादा एलिबरेट नहीं करेंगे। पहला काम था हमारा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन में आपका फॉर्मेल्डिहाइड आया। इथेनॉल इज़ ए वोलेटाइल लिक्विड, इथेनॉल आपका एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे जैसे छोटे छोटे एल्डिहाइड और कीटोन है वो आपके लिक्विड होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े जैसे जैसे आप ज़्यादा बड़े बिगर साइज में बढ़ते चले जाओगे, बिगर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाओगे, तो वो सॉलिड से मतलब लिक्विड से सॉलिड की तरफ भी जाते जाएंगे, सॉलिड के लिक्विड की तरफ भी जाते जाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन्स का हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरिकल मॉलिक्यूलर मासेस। या समझिए आप जरा, ईथर से भी हायर है, हाइड्रोकार्बन से भी हायर है, लेकिन किससे कम होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पर लगभग कंपेरेबल होगा आपका एल्कोहल्स के कंपैरिजन में यहां पर चीजें आएंगी। इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है कीटोन में। आप सब जानते हो डाइपोल एक क्रिएट होता है, जो पोलर पार्शियल चार्जेस आते हैं ना, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। जैसे ये है आपका और ये है आपका और ये दूसरा है आपका, ये है आपका, तो हो क्या रहा है, ये बेसिकली हो ये रहा है कि ये इस पोलर फॉर्म में, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है, ये पोलर फॉर्म में, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है, ऐसे डेल्टा प्लस होगा, ऐसे डेल्टा माइनस होगा। तो क्या होगा कि इन दोनों में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, याद रखिएगा, एवरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट एवरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्यों नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं, क्यों हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्यों हमने कहा कि यहाँ पर यार ये अल्कोहल से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद कार्बन। H जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन कैन नॉट मेक पोलर H। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो पोलर H कह सकें उसे। तो अगर मैं इसकी सॉलिबिलिटी की बात करूंगा तो इट विल बी वेरी गुड सॉल्युबल, क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। लेकिन हम पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो तो अल्कोहल के बीच के मॉलिक्यूल के फोर्सेस पर ही डिपेंड करेगा ना। और अल्कोहल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है, पर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कहीं कहीं पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पोलैरिटी भी है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ का जो H है दैट इज नॉट सफिशिएंट पोलर, बहुत ही कम, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अप्रॉक्स नॉन पोलर। जो H है वो यहाँ का वो अप्रॉक्स नॉन पोलर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस आ भी जाएगा तो इस हाइड्रोजन से उसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो नॉन पोलर है, और दैट्स वाई दैट इज़ नॉट मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब दैट विल बी लेस वोलेटाइल, वो आपका लेस वोलेटाइल होगा। इफ़ यू वांट टू मेक मोर वोलेटाइल तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें कंपेयर कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 58 मॉलिक्यूलर मास, मिथॉक्सी इथेन का मॉलिक्यूलर यानी इथेन यानी ब्यूटेन हो गया आपका। ज़रा ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 CH2, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो फील नहीं आता है कि आखिर है क्या। मिथॉक्सी इथेन मतलब CH3O मिथॉक्सी इथेन, दिस इज योर मिथॉक्सी इथेन। प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल। एसीटोन CH3 CO CH3 एसीटोन। प्रोपेनॉल 1ऑल
CH3 CH2 CH2 OH। समझ गए? अब इन्होंने इतना लिख दिया, लेकिन इसको इलेबोरेट करना तो आपका हमारा काम है ना, और समझना आपका काम है। देखिए इन्होंने कहा कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन है और मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम रखा है हर जगह पर, ऑलमोस्ट इन चारों चीज़ों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। सो व्हाट अदर फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सपोज करिए मॉलिक्यूलर मास कुछ ज़्यादा वेरिएबल नहीं है पर फिर भी आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, तो इट मीन्स देयर आर सम अदर फैक्टर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस, व्हाटएवर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं वो आपके एक तरह से देखा जाए तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ही वर्क करेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट आपका 273 है, सबसे कम इसी का होगा। थोड़ी सी पोलैरिटी बढ़ी क्योंकि ऑक्सीजन जैसी चीज़ बीच में आई, लेकिन ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन उन सब के बीच में हल्का सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ा, लेकिन एक अच्छा उसमें भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लगभग इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 4-5 का, और जो कि हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और ईथर होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम होता है बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑक्सीजन को भी पोलर यहाँ पर बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है क्योंकि बगल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे पोलैरिटी डेवलप हो। तब हमने समझा कि यार ये प्रोपेनॉल है, चलो ये भी लगभग इसी के वेट का है। तो प्रोपेनॉल में एक चीज़ दिखने को मिली, प्रोपेनॉल में अभी भी मैंने आपको बताया था कि प्रोपेनॉल में कम से कम O और कार्बन में डाइपोल डाइपोल वीक डाइपोल इंटरेक्शन आ जाएगा, और वीक डाइपोल इंटरेक्शन आने की वजह से यहाँ पर चलो भाई प्रोपेनॉल में थोड़ा सा प्रोपेनॉल में उसकी चीज़ें बढ़ जाएंगी, और ऑब्वियसली एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला कि 281 से 322 बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुँच गए। अब ये प्रोपेनॉल और एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन होता है, और प्रोपेनॉल मीन्स CH3CH2CHO होता है। ये तो एक तरह से दोनों फंक्शन ग्रुप ही हैं, एक दोनों का मॉलिक्यूलर में सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, है ना। तो दोनों का सेम है, और उसके बाद उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट है कीटोन का ज़्यादा है, और उसके अलावा इसका कम है। ऑब्वियसली यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज़्यादा होगा और एल्डिहाइड का कम होगा। रीज़न क्या है? रीज़न आप समझो, इसमें तो देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था। अब यहाँ पर देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है, लेकिन बगल में 2 कार्बन भी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक सिमेट्रिकल सिस्टम डेवलप होता चला जा रहा है, और सिमेट्रिकल सिस्टम में कार्बन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है और उसको बॉयल करना और उसको वॉलेटिलिटी उसकी कम हो रही है, जिसकी वजह से उसका निकलना बाहर मुश्किल होगा। ओके, अब बात आती है प्रोपेनॉल की। अब इसमें देखिए कुछ सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि प्रोपेनॉल क्या? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर मास, उसी मॉलिक्यूलर मास की चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हुआ? खतरनाक तरीके से बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट 370 पे पहुँच गया। अल्टीमेट चेंजेस हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त वर्क है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इतना बेहतरीन रोल होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अल्टीमेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका अल्टीमेट होता है। तो यहाँ तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। हमने यहाँ तक हमने जो डिस्कशन किया वो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन किया कि बॉइलिंग पॉइंट में कैसे कैसे क्या होता है। नाउ कम टू द सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी। The lower members of aldehyde and ketones such as methanol, methanol means SCHO, इथेनॉल यानी कि CH3CHO, एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन मीन्स समझ गए ना, आर द मिसेबल विद वाटर। ऑब्वियसली मिसेबल विद वाटर हमें बिल्कुल, हमने बताया था कि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी
वो कम नहीं होगी, सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, अल्कोहल के लगभग कंपेरेबल होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखिए ना, ये आपका कीटोन है और ये वाटर है, वाटर है। इसमें सबसे अच्छी सॉलिबिलिटी पता किसकी होगी? सबसे अच्छी सॉलिबिलिटी होगी सबसे छोटे कंपाउंड की, मिथेनॉल की, फिर इथेनॉल की और उसके बाद प्रोपेनॉल की। होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर मैं इफेक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इफेक्टिवनेस है, जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जाता है 1/r, यानी कि वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप किसी चीज़ में बढ़ता चला जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इफेक्टिवनेस उसकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एंटी होता है ना एल्काइल ग्रुप, उसमें कोई पोलैरिटी तो होती नहीं है। तो ऑब्वियसली जितना भारी होता चला जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना मुश्किल होती चली जाएगी वाटर के साथ, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कमज़ोर, अब वो है ज़्यादा भारी, तो जो बॉन्ड होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा कि उसको संभाल सके। तो इसका मतलब वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी वीक होती चली जाएगी। यहाँ पर ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले मॉलिक्यूल को बड़ा आराम से संभाल लेगी, बड़ा आराम से मिक्सेबल हो जाएगा, बड़ा आराम से मिश्रित हो जाएगा और अच्छी सॉलिबिलिटी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर बात करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो ये बड़ा अच्छा सा देखो आपको दिखा, तो वाटर के अंदर इनकी सॉलिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन छोटी बातों में हम एक बात बड़ी बात समझ सकते हैं कि वाटर के अंदर इनकी सॉलिबिलिटी होती है लेकिन कम एक्सटेंट पर। कैसे कैसे, जैसे जैसे बड़े मॉलिक्यूल होते चले जाते हैं वैसे वैसे वाटर के अंदर इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती है। देखिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेस रैपिडली on increasing the length of alkyl chain. All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether and methanol, chloroform, etc. The lower aldehydes have sharp pungent odors. यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा, लेकिन अब आप समझिए all aldehydes and ketones, ये पॉइंट हमने अलग से बाद में एकदम से कह दिया। All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol and chloroform. सभी के सभी aldehydes and ketones are fairly soluble, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक में तो जाना पसंद करेगा ही भाई, क्यों नहीं पसंद करेगा? लाइक डिजोल्व लाइक, एक फंडा होता है सिंपल सा, लाइक डिजोल्व लाइक। जब सिंपल से फंडे पे हम काम कर रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। The lower aldehydes have sharp pungent odors. The lower aldehydes have sharp pungent odors. As the size of the molecule increases, the odor becomes less pungent and more fragrant. जैसे जैसे आपका लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी पंजेंट जो ऑर्डर है, यानी कि तीखीपन है, उनकी जो गंध है उसका जो तीखापन है, यानी तीखी गंध जो है, और बहुत ही तीखी गंध होती है लोअर एल्डिहाइड्स की। जैसे जैसे साइज मॉलिक्यूल का बढ़ता चला जाता है उसकी तीखापन कम होता चला जाता है और खुशबू लगातार बढ़ती चली जाती है, यानी कि भीनापन बढ़ता चला जाता है, फ्रेगनेंस बढ़ती चली जाती है, खुशबू बढ़ती चली जाती है। और एक तरीके से माहौल जैसे आप मिथेनॉल में जाएं तो आपको लगेगा बहुत ही भयंकर तीखा है यार, बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा एकदम से गंध आई और बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हो, जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वो लेस पंजेंट हो जाता है और साथ में मोर फ्रेगनेंट, यानी पंजेंटनेस जो है वो आर पे, इसका मतलब पंजेंटनेस ऑफ पंजेंट ओडर भी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना आर बढ़ाते चले जाओगे पंजेंट ओडर उतनी ही कम होती चली जाएगी और जो फ्रेगनेंस होगी वो फ्रेगनेंस आपकी फ्रेग्रेंट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता चला जाएगा फ्रेगनेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी। इवन मतलब बड़े ग्रुप्स में, बड़े कंपाउंड्स में इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है कि यहाँ तक यूज़ किया जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम परफ्यूम्स में उन सब में मिलाकर एक अच्छी ब्लेंडिंग तैयार कर सकते हैं परफ्यूम्स के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स के जरिए। Let's see one question on the physical properties, related to the physical properties। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, are in the following compounds in the increasing order of their boiling point
CH3 CH2 देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ऑब्वियसली देखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, उसके बाद ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड और उसके बाद अल्कोहल। देखिए यही ऑर्डर होगा। यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपके डाइपोल हल्के से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रही है और यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो ऑर्डर होना चाहिए आपका सबसे पहले पेंटे यानी हाइड्रोकार्बन का, फिर ईथर का, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन का और फिर अल्कोहल का। तो ये सब तो डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन वो वीक है। और यहाँ पर भी डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन है। यानी इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए? इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम बता तो चुके हैं, आपको पूरा डिटेल कर चुके हैं कि वैन डर वाल्स फोर्सेस इसके लिए जिम्मेदार है। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटेगरी। और ईथर जिम्मेदार है, ईथर जिम्मेदार है। ईथर कहाँ से जिम्मेदार हो गया? ईथर तो सेकंड ऑप्शन में आता है। ईथर में कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? एंड द थिंग इज दैट इज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इज बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा वेरी वीक डाइपोल डाइपोल होता है, वीक होता है, और इससे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल यहाँ पर होता है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और यहाँ तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल आपका ठीक है। पेन बेटा 1 मिनट में चार्ज होता है। जस्ट आई एम कमिंग इन 1 मिनट। पेन आपका चार्ज हो जाए दोबारा से। कमिंग इन 1 मिनट। चलिए देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। Arrange the following compounds in increasing order of their boiling point। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑब्वियसली इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, उसके बाद ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस इसमें किस किस तरह की हो सकती हैं और किन चीज़ों के लिए ये बेहतर होता है, कौन सी चीज़ें, कौन सी केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर अच्छी होती है, उनका डिस्कशन हम लोग करते हैं।
the most common reaction of aldehyde and ketone is nucleophilic addition. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है कि रिएजेंट तो पूरा जुड़ता है लेकिन शुरुआत न्यूक्लियोफाइल से होती है। रीजन क्या है इसका? रीजन देखिए, ये जो होता है दिस इज बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप। इसी से तो आपका आर बनेगा तो कीटोन बन जाएगा, आर एच बनेगा तो ये बन जाएगा। सबसे पहले हम इस ग्रुप की खासियत समझते हैं। आर है, आर है, आर है, एच है। इसकी क्वालिटी समझते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी बेसिकली ये है कि किसी भी कोई भी बेस अगर आप ले लेते हो, और बेस बेसिकली क्या है? बेस ही तो न्यूक्लियोफाइल होता है। यानी किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस को देखते हुए ये जो बॉन्ड होता है इसका, ये बॉन्ड आपका बेसिकली पोलर बॉन्ड होता है। और ज़रा सा न्यूक्लियोफाइल आया नहीं और ये ऐसे आ गया। इसका मतलब अब आमतौर पे देखा जाए अगर तो एक्चुअली ये ऐसे ही रहता है। एक्चुअली ये ऐसे ही रहता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल आया है तो वैसा हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल अगर गया है तो फिर भी ये वैसा ही हो गया। अगर ये न्यूक्लियोफाइल चला जाए, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला जाए इस जगह से, तो ये फिर वैसे ही हो गया। इसका मतलब किसी रिएजेंट की मौजूदगी की वजह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज वेरी मच स्टेबलाइज्ड। याद रखिए, अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी ना आएगा, प्लस के पास प्लस आएगा क्या? प्लस के पास तो कौन आएगा? प्लस के पास तो माइनस आएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा घूमता हुआ। और याद रखिएगा, जितना ये प्लस स्टेबल होगा उतना इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, उतनी इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यानी अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत स्टेबल हो गया तो स्टेबिलिटी अगर इसकी ज़्यादा हो गई तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना प्लस है, जैसे ये आर है, ये एच है, ये सब के सब कौन है? ये प्लस आई ग्रुप सी तो है। ये प्लस आई ग्रुप इसे स्टेबल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बनती चली जाएगी जितना प्लस आई ग्रुप आपके लगते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरीके से देखें तो ये होता है भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा ये स्टेबल प्लस होगा उतना ज़्यादा इस दैट्स वाई कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, दैट्स वाई एल्डिहाइड्स आर aldehydes are more reactive than ketones. मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसमें हम अगली चीज़ देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ही की बात करूँ, ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करूँ, पहले एल्डिहाइड्स की बात करता हूँ,
तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये होगा, क्योंकि प्लस आर ग्रुप प्लस आई ग्रुप बहुत ही कम है। फिर जैसे जैसे मैं यहाँ पर जितना बड़ा बढ़ाते चले जाओगे उतनी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा आर करते जाओगे उतना ही ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होता जाएगा, उतनी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। और बिल्कुल सेम उसी उसका अब इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए, तो ये एच है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आर बढ़ जा रहा है ना, जितना ज़्यादा आर होगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। ये सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। That's why we say aldehydes are मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं और क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। देख लीजिए एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट को भी। हियर वी हैव सम एनसीईआरटी पॉइंट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका है और आप ये देख रहे हैं कि ये प्लिनर ग्रुप है। ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग लास्ट टर्न पे ही बात कर चुके थे कि इसके स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ट्रायगोनल प्लिनर स्ट्रक्चर होता है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जो कि और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। इसके बाद ये प्लेनर स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस प्लेनर स्ट्रक्चर व्हेन न्यूक्लियोफाइल कम्स, तो न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि C और O के बीच में आपकी चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होती है। उसके बाद जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो गई और वो माइनस बन गया और वो प्लस बन गया, तब एक न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने उस पर जुड़ना शुरू किया। ऑब्वियसली ये जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप होगा और पहले स्टेप में जो आपका कार्बन था, जो पहले शुरुआत की थी जिससे आपने, वो कार्बन था आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल ने वो सब प्रोसेस अपनाई, शिफ्टिंग हुई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वर्किंग में आया और उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई और यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो फिर प्लस आई है और न्यूक्लियोफाइल से अगर दूर है तो फिर माइनस ई है, प्लस ई है और फिर माइनस ई है। और इसके बाद बेटा यहाँ से ये पहला स्टेप आपका जो आया स्लो स्टेप था और ऑब्वियसली जब इसमें ऐड कर दोगे तो पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो एल्कोल ऑक्साइड आयन बनेगा, ये जो एल्कोल ऑक्साइड आयन बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो बेटा इंटरमीडिएट जो बना है वो इंटरमीडिएट तो sp3 हो गया। अब sp3 को इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करेगा ये, दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन, ये इंटरमीडिएट एकदम से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट और इस तरीके से हमें नेट प्रोडक्ट मिलेगा जो कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट हम चाहते हैं। आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि ये जो यहाँ से शुरुआत है ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली sp2 है और यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बेसिकली sp3 बन गया।
तो यहाँ बेचैनी बढ़ गई है, हाइब्रिडाइज भी हो गया, स्टेबिलिटी भी नहीं आई है। या तो ये प्लेन के एक चीज़ ब्लो है, एक चीज़ प्लेन के ये देखिए प्लेन में है सब चीज़ें, फिर एक चीज़ प्लेन के ऊपर है, एक चीज़ प्लेन के नीचे है, और दो चीज़ें प्लेन में हैं। इस तरीके से 3D ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है। तो प्रोटॉन वहाँ से जो मीडियम में प्रेजेंट है उस मीडियम से प्रोटॉन ले लेते हैं। अल्टीमेटली जुड़ना तो दोनों ही चीज़ों का होता है ना, कोई ऐसा नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है शुरुआत न्यूक्लियोफाइल से होगी, शुरुआत न्यूक्लियोफाइल से होगी। अब जैसे आप एल्कीन्स की बात कर लें तो एल्कीन्स में आपका इलेक्ट्रोफाइल से शुरुआत होती थी, पर जुड़ते तो दोनों ही थे ना, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ता था, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ता था। यहाँ पे शुरुआत न्यूक्लियोफाइल से, जुड़ेंगे तो दोनों ही ना। और फाइनली इस तरीके से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल मिलेगा। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल में होता है, देखो ये आपकी जो सिंगल लाइन है, ये लाइन आपकी इन द प्लेन है, ये लाइन आपकी एबव द प्लेन है, और ये लाइन आपकी बिलो द प्लेन है। तो ये जो डैश डैश है ये आपकी एबव द प्लेन है, और ये जो ये है आपका, ये आपका बिलो द प्लेन है। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हो जाता है। और वहाँ देखिए जैसे पहले कितना एंगल था, वहाँ पर जब एंगल की आप बात करें थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पर एंगल तकरीबन 120 डिग्री था, और उसके बाद ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आपका 107 डिग्री आ गया, 109 डिग्री आ गया। तो 120 डिग्री से आप कहाँ पहुँच गए? आप 120 डिग्री से कहाँ पहुँच गए? 120 डिग्री से आप 160 डिग्री पर पहुँच गए। अब सवाल उठा कि जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो वो व्हाट आर द टू फैक्टर्स विच विल अफेक्ट दिस थिंग? ऑब्वियसली वन फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर एंड अदर फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब जरा समझिए आप, अगर ये आपका बड़े बड़े ग्रुप होंगे यहाँ पर, तो बड़े बड़े ग्रुप इस आने वाले न्यूक्लियोफाइल को डिस्टर्ब करेंगे, तो इससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एक तो ये स्टेरिक फैक्टर हो गया कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। दूसरा रीज़न हो गया कि उसकी वजह से जो प्लस आई इफेक्ट आएगा वो कार्बन को स्टेबलाइज करेगा। जब कार्बन को स्टेबलाइज कर देगा तो फिर तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से जल्द, मतलब जब स्टेबलाइज है तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो रिएक्शन तो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब दो रीज़न हुए। वन रीज़न इज इसकी रिएक्टिविटी के लिए टू रीजन्स हैं। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्टिविटी? देयर आर टू रीजन्स हु आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर the reactivity of these compounds. One is your steric factor and other one is basically electronic factor. इसी वजह से देखिए एल्डिहाइड्स आपके, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, एल्डिहाइड में स्टेरिक फैक्टर कम होता है, साइज कम होता है। दो रीजंस हैं इसके, और टू रीजंस हैं, वन इज स्टेरिक रीजन एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे स्टेबलाइज कर देगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा। और स्टेरिकली देखी जाए तो अगर दो बड़े ग्रुप वहाँ पे लगे होंगे तो किसी आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अगर एक ग्रुप वहाँ पे लगा हो तो ईजिली हो जाएगा, चलो एक रास्ता तो खाली है। अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर यू हैव बोथ कार्बन्स, ये आपके दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये आपके एक तरफ H लगा हुआ है और एक तरफ आपका R लगा हुआ है। इस सिचुएशन को अगर देखा जाए और इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन में क्या फ़र्क है? दोनों ही सिचुएशन में एक ही फ़र्क है, ये आपका RCOR है और ये आपका RCOHO है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन्स हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन देन एल्डिहाइड्स हैविंग वन सच सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए आप? तो वहाँ पे उसकी वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी कम हो जाती है, वहाँ पे उस न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। ये दोनों ही पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और इनकी पूरी स्टेबिलिटी को, उन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। एक क्वेश्चन है छोटा सा कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव? वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? प्रोपेनॉल means CH3, CH2 और CHO. This is your propanol. Okay.
and this is your benzaldehyde, and this is your propanol. CH3CH2 है ना। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को कौन स्टेबलाइज ज़्यादा कर रहा है, प्लस आई, और यहाँ पर इसके इस माइनस इस प्लस को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, कौन स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस। हु विल बी मोर स्टेबल, जहाँ पर जितना ज़्यादा ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उतनी कम वहाँ पर पोलैरिटी कार्बन पे आ जाएगी, तो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस्ड, समझ गए। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, और ये कम स्टेबल है तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो एक बात छोटी सी समझो, जितना भयंकर ये स्टेबलाइज हो जाएगा उतना किसी न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी, और ये उतना ज़्यादा इनर्ट होता चला जाएगा। कोई चीज़ जब ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती तो वो रिएक्टिव कहाँ बचती है ना। इस तरीके से ये आपका प्रोपेनॉल की जो रिएक्टिविटी होगी ज़्यादा होगी। लेट्स सी सम रिएक्शंस। इन रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे। जिन रिएक्शंस में हम ये देख रहे हैं इनमें से कुछ रिएक्शन तो प्योर एडिशन की रिएक्शंस हैं, और इनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं वेयर दे आर समवेयर एडिशन एंड एलिमिनेशन। एडिशन भी होता है और साथ में एलिमिनेशन भी होता है। तो दोनों तरह की रिएक्शंस को हमें देखना है कि जहाँ पर एडिशन भी हो, एलिमिनेशन भी हो और प्योर एडिशन भी हो। देयर आर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इसकी रिएक्शंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। कहीं पे सिर्फ जुड़ना है, कहीं पर कुछ जुड़ा है उसके बाद उसको निकलना है ना। सिर्फ जुड़ने की बात की जाए तो पहला काम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN का जुड़ना। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी साइनोहाइड्रिन के बनने में कोई दिक्कत होगी। जैसा कि आप जानते हो कि HCN क्या है। HCN एक वीक एसिड है। अगर आप इस HCN की रिएक्टिविटी, इस HCN के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। इसमें कैसे बनता है? बाई एडिशन ऑफ HCN। अब HCN वैसे तो प्योर अगर लिया जाए तो वेरी स्लो रिएक्ट करेगा। HCN आपका बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा। वहीं पर क्योंकि यार देखो ये एक क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसमें H+ और Cn- बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है ना, ये आपका वीक है, वीक एसिड है। इसका H+ इतनी आसानी से नहीं निकलेगा कि आप आराम से HCN से H+ और Cn- ले लो। वहीं पर अगर मैं एक काम कर लूँ, इस HCN में थोड़ा सा बेस डाल दूँ तो बेस खटाक से इस H को निकाल लेगा, ले जाएगा। बेस को मैं कहता हूँ हाइड्रोजन नुजवा। मेरी बहुत ही साधारण सी लैंग्वेज। बचपन में हम लोग थे तो एक मशहूर चलिए कहावत चली थी, हाइड्रोजन मुँह नुचवा, कि रात को छतों पे लेटते हैं, कोई ऊपर से रोशनी आती है, वो पंजा मार के चली जाती है, मुंह में ऊपर
मुंह में निशान पड़ जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी खरोचें आ जाती हैं। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मुंह नचुआ। तो वो अगर उससे हम रिलेट करें तो ऐसे ही जैसे हम ये हमारा कहीं भी कोई एसिड है, कहीं एसिडिक एच है, तो उस अगर कहीं भी विषय भी तुम बेस डाल दो तो बेस को मैं कहता हूँ हाइड्रोजन नचुआ, यानी हाइड्रोजन को नोच लेता है, हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देता है। तो हाइड्रोजन को ये यहाँ से हटा लेगा और फाइनली ये आपका Cn माइनस आयन आपको मिल जाएगा। दिस इज योर H2। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि वीक है, वीक में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। यहाँ से जो हमें Cn माइनस मिला है, ये Cn माइनस बेसिकली बहुत ही आराम से हमारे ये माइनस ये प्लस फिर जो अभी हमारा H प्लस गया था वो H प्लस हमें मिल जाएगा। जहाँ तक बात करें कीटोन की, तो कीटोन पे भी रिएक्शन होगी लेकिन रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, है ना। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई। देखो ये देखिए OH माइनस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया और इस तरीके से ये आपका बन गया साइनाइड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। What do you mean by the sodium hydrogen sulfide? Let's see this thing. This sodium sulfide is क्या? Sodium sulfide क्या होता है ये देखेंगे हम। Sodium sulfide is basically this thing. ये normal salt होता है। And sodium hydrogen sulfide is this thing. और ये आपका acidic salt होता है। तो obviously जब ये चीज़ ऐसे होती है तो क्या होगा फिर ये होगा आपका कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एल्डिहाइड और कीटोन में आता है और सिंपल एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे टूटेगा ये? लेट्स डू दिस थिंग। टूटेगा ये ऐसे कि यहाँ पर ये बनेगा NaHSO3 टूटेगा और ये बनेगा आपका Na प्लस और ये बनेगा आपका HSO3 माइनस। और जब HSO3 माइनस बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे माइनस और ये प्लस में जाएगा। तो प्लस की जगह पे माइनस को ले जाओ, माइनस की जगह पे प्लस को ले जाओ और सिंपल देखो, सिंपल आपका कार्बन पे जुड़ गया SO3H और ऑक्सीजन पे जुड़ गया ONA। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्कोलॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में जो सल्फाइड आयन है या हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या होता है जब सल्फाइड, अब ये यहाँ से ज़्यादा स्टेबिलिटी कुछ पॉसिबल है क्या? तो सवाल उठता है कि क्या स्टेबिलिटी पॉसिबल है? तो वेरी ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ऐसा कहाँ पे होगा, कैसे होगा। अच्छा, तो क्या होता है इसको हम समझते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता कैसे, हम कैसे याद रखेंगे कि ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, हाउ इट इज़ अकर्ड। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और एलिबरेट करता हूँ इसके बारे में। वाई दिस अकर्ड? हमने तो एक सिंपल सी बात बताई थी कि भाई ये है और ये हमारा SO3H ऐसे आया और ये हमारा O माइनस है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में ये ऐसे बदल गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। ऐसा कैसे हो गया भाई? थोड़ा सा समझते हैं हम। चलिए एक काम और देखते हैं। देखिए दुनिया में हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो अगर हमने यहाँ पर S बनाया और ये आपका O है और ये O माइनस है और ये H है, मान लीजिए, और ये आपका O माइनस है, यही तो बना हुआ है अभी फिलहाल। हाँ ठीक। Na प्लस तो वहाँ चला जाएगा, Na प्लस तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए जाता है, Na प्लस तो वहाँ चला जाएगा जहाँ पर O माइनस स्टेबलाइज्ड होगा। सवाल हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से ये निकल कर यहाँ आ गया? ऐसा क्यों हुआ भाई? क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ से ये निकल कर, मैंने कहा इसका जवाब आपके पास खुद ही होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा।
हुआ क्या कि देखो ये वाला माइनस कहीं रेजोनेंस में तो नहीं है ना, अगर यहां माइनस आ जाए तो देखो जरा ये रेजोनेंस में है कि नहीं है? तो बताओ मुझे कहाँ स्टेबलाइज हुआ रेजोनेंस, कहाँ स्टेबलाइज हुआ माइनस? वहां पे स्टेबलाइज हुआ जहां पर माइनस रेजोनेंस में है। तो जब माइनस यहां पे ज्यादा स्टेबलाइज है, यहां ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, तो क्या कर लोगे, H इससे निकलकर इस पे आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबलाइज सल्फोनिक एसिड से ज्यादा स्टेबलाइज उसका आयन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबलाइज उसका आयन होता है, इसीलिए वहां से H प्रोटॉन ट्रांसफर करके O के पास आ जाता है और ये OH बन जाता है। और फाइनली यहाँ माइनस स्टेबलाइज है, तो जहाँ माइनस स्टेबलाइज है वहां पर आपका प्लस चला जाता है उसकी बैलेंसिंग करने के लिए। प्लस इज जस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, प्लस इज जस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। प्लस आपका जस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए होता है। इसके अलावा प्लस का कोई बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर नहीं होता है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के तौर पर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। थिंग्स आर कमिंग, थिंग्स आर कमिंग। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अब एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट तो यार मैं बहुत ही बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी कुछ बोलना पड़ेगा क्या? लेकिन अगर कुछ लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे तो उनको तो समझाना ही पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, अगर आप एसिटिल्डिहाइड पे या किसी भी एल्डिहाइड पे करोगे तब क्या होगा, अगर आप किसी कीटोन पे करोगे तब क्या होगा। तीनों बातें अभी अभी हमने लास्ट टर्न पे मतलब लास्ट चैप्टर के अंदर यूनिट 11 के अंदर की हैं, है ना। फिर से एक बार कर लेते हैं। RMGBr भी ठीक अच्छा काम करता है, तो RMGBr ले लो, कोई और ले लो। यहाँ पर हमने सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और ये हमारा हो गया RMGBr। हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि वे भी प्लस होता है, ये माइनस होता है। हम सब जानते हैं किसी माइनस को देख के ये माइनस और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस पे ये माइनस चला जाएगा, माइनस पे ये प्लस चला जाएगा। इस तरीके से ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और एडिशन प्रोडक्ट के तौर पर ये हमारा O माइनस MgBr बनेगा और ये हमारा R और ये H बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस को आगे फर्दर कराएंगे तो इधर हमारे H मिल जाएगा और ये हमारा MgBr और साथ में हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या है, वाटर का एडिशन। तो H यहाँ चला गया और OH जो बचा था OH प्लस के पास OH आ गया। इस तरीके से आई विल गेट 1 डिग्री एल्कोहल। तो हम लोगों को जितने भी आपके फॉर्मल्डिहाइड होंगे यानी कि मिथेनॉल होगा उससे हर किसी से हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ हमारा, है ना।